पर क्रूड ऑयल से कर लेते हैं। मिस्टर सुराना, कल जिस तरह के क्यूज थे ओवरनाइट पूरी तरीके से चेंज होते हुए नजर आए। बाजार कैलकुलेट करने लगा था कि शायद फोर्थ क्वार्टर दिस ईयर, अगले साल मिड तक हम एक सरप्लस ग्लट सिचुएशन आता हुआ देखेंगे। लेकिन अब इमीडिएट इफेक्ट से जिस तरह से ईरान ऑयल अब बाहर नहीं जा सकता, क्या कुछ आप देखते हैं? क्या वो कैलकुलेशंस चेंज हुई हैं? सप्लाईज को लेकर अब क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, सिचुएशन दिन प्रतिदिन चेंज होती है, ये हमने पूरे 4 महीने में देखा है। लेकिन और जो एक ईरान ने मिसाइल अटैक किया एलएनजी वेसल पे, और जिस तरीके से अमेरिका ने उसको रिएक्ट किया, दिस ओनली शो द फ्रेजिलिटी ऑफ द पीस एमओयू विच इज देयर। बट आज की तारीख में मार्केट ये मान के चल रहा है कि अमेरिका चाहेगा कि क्रूड के प्राइसेस कम रहें, एटलीस्ट जब तक उनके इलेक्शन है नवंबर में। और ईरान ये मान के चलता है कि उनके पास कार्ड्स हैं उनके हैंड में, और वो इस नेगोशिएशन डील में जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके उसकी कोशिश करेंगे। सो मेरे ख्याल से आज की तारीख में मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये पोस्चरिंग है दोनों साइड से, ताकि उनके हाथ में सबसे ज्यादा लिवरेज रहे जब नेगोशिएशन हो रहे हों। मार्केट अभी भी ये मान के नहीं चल रहा है कि इसमें रियली एक मतलब जो पीस एमओयू हुआ है उसमें एक रिवर्सल हो गया है और फिर से काइनेटिक एक्शन शुरू हो जाएगी। और इसी के चलते आपने क्रूड के दामों में कल बढ़ोतरी देखी, लेकिन एकदम सडन स्पाइक जो बहुत ज्यादा हो सकता था वो नहीं हुआ है। सो मेरे ख्याल से एक डेली न्यूज के बेसिस पे ये फ्लिप फ्लॉप थोड़े दिन चलेगा, और मार्केट कंडीशन वोलेटाइल रहेंगी जब तक कि एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता है। जैसा पहले बताया था कि इस बिटवीन मार्केट में सप्लाई की अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ जो स्ट्रैंडेड वेसल है वो बाहर आए हैं। ईरान का भी काफी वेसल बाहर आए हैं, ईरान का तेल भी बाहर आया है। लोगों ने यूएस रशिया वगैरह जहां से भी टाई अप करना था वो ऑलरेडी 1-2 महीने के लिए टाई अप हुआ है। तो इसलिए मार्केट में सप्लाई पोजीशन ठीक है। लेकिन यदि काइनेटिक एक्शन शुरू होती है, ये जो डिस्प्यूट है ज्यादा बढ़ता है, तो इस बार की स्पाइक ज्यादा हो सकती है। क्योंकि पहले हमारे पास एक कंफर्ट था कि ईरान ने वॉर के पहले, सॉरी, चाइना ने वॉर के पहले काफी सारा तेल इकट्ठा करके रखा था, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरे हुए थे। अभी उनमें कटौती हुई है, तो जो कुशन पहले था वो अब नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अभी भी स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा स्पाइक एकदम से देखें। तो ये यदि ये सॉल्व होता है तो इसमें और आप नीचे देख सकते हैं, और यदि स्पाइक चलती रहेगी तो इसमें इंटरमीडिएट आप डेली बेसिस के न्यूज फ्लोज पे और स्पेकुलेटिव बेसिस पे उछाल दे सकते हैं। पॉइंट टेकन। तो एज ऑफ नाउ फुल ब्लोन वॉर नहीं है। बाजार को लगता है दोनों कंट्रीज अपना लेवरेज यहाँ पर पोजीशन कर रही हैं, और इस वजह से हमने यहाँ पर तेजी तो आते हुए देखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी यहाँ पर नहीं है। मिस्टर सुराना, ओवरऑल जैसे आपने कहा कि ये फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर शायद आगे चलता रहेगा। काफ़ी सारे वॉल स्ट्रीट बैंक्स मानते हैं कि ये अगले 3, 6, 9 महीने तक भी चल सकता है। ये कोई बहुत जल्दी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ऑफकोर्स इस बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे, जैसे कि यूएस का मिड ईयर इलेक्शंस। आपको क्या लगता है किस तरह की प्राइस मूव्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है? क्या ऊपर अभी भी ओपन है, नीचे कैप्ड है? कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि ईरान को लगता है कि कार्ड्स उनके पास है, और उसी के कारण ये डिस्कशन कितना लंबा चल सकता है इसकी लिमिट मानना अभी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पहले ली हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसके कारण उनको, उनके लिए एक डिफिकल्टी होगी टू हैव ए डील विच इज पॉलिटिकली सेलेबल। और ईरान के लिए खोने को कुछ नहीं है, तो वो चाहेंगे कि जितना ज्यादा इसमें से हम निकाल सके वो है। मेरे ख्याल से प्राइजेस का मूवमेंट, मेरे ख्याल से मतलब आज की तारीख में गलत होगा कुछ नंबर देना, लेकिन मेरे ख्याल से 70 से 85 के बीच की रेंज में ही चलना चाहिए। हम इसको और ज्यादा ऊपर जाते नहीं देख सकते हैं, और एट द सेम टाइम मोमेंटली ये नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये रेंज एक लॉजिकल रेंज लगती है। लेकिन जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूं आपको कि यदि सब शांति रहे तो भी एक सडन गश ऑफ इन्वेंट्री जब निकलेगी तो मार्केट नीचे आएगा, प्राइसेस नीचे आएगी, वो इवन 70 के नीचे भी जा सकती है। लेकिन उसके बाद जब एक इनिशियल गश निकल जाएगा और जो एक नॉर्मली सी सप्लाई में आएगी, उसके बाद लोग अपना स्पेयर भरने की कोशिश करेंगे। रशियन सैंक्शन किस तरीके से रहता है, ईरान का जो अल्टीमेटली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में अल्टीमेट डील में किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म रहती है, और एसपीआर को कितना एग्रेसिव लोग फिल करने की कोशिश करते हैं, और कंट्रीज क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेती है हॉर्मोज के रिस्क को देखते हुए इन टर्म्स ऑफ सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। तो फ्यूचर मार्केट प्राइसेस उस पर डिपेंड कर सकती है।
Oh well, absolutely. एक फाइनल क्वेश्चन और ये टोल को लेकर है, क्योंकि ईरान लगातार यहाँ पर कहता रहा है कि जो ईरान अप्रूव्ड एरिया है, रूट है, उसी के ऊपर शिप्स यहाँ पर जानी चाहिए। ओमान या इंटरनेशनल मैरीटाइम्स के हिसाब से यहाँ पर कोई नया रूट नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है यहाँ पर? देखिए, जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप नेगोशिएशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से ईरान हॉर्मोज को एक बहुत ही अच्छी तरीके से लीवर पोजीशन की तरह यूज कर रहा है। अभी उसमें दूसरी साइड से एक न्यूक्लियर चीज, एक लीवरेज पोजीशन है, और इनके लिए हॉर्मोज एक कार्ड है जिसको खेल रहे हैं वो। एक बात तो पक्की है कि ईरान को शायद ये लग गया है कि हॉर्मोज एक वो दुखती नब्ज है जिसको पकड़ के नेगोशिएट किया जा सकता है, और इसलिए ये बिजनेस एज यूजुअल रहने का चांस कम है। क्योंकि यदि कुछ शांति होती भी है, यदि कुछ नहीं भी टोल्स लगते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी कभी भी रूल आउट नहीं की जा सकती है। सो मेरे ख्याल से ये एक नया चैप्टर शुरू हो गया है जो खाली हॉर्मोज पर ही नहीं, कुछ दूसरे मैरीन पैसेजेस पे भी इसकी शेडो हो सकती है। सो आगे जाके अल्टीमेटली ये किस तरीके से डेवलप होता है, पर शिप कुछ टोल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, या वन टाइप कुछ अरेंजमेंट होता है ईरान के रिबिल्ड के लिए, ये मेरे ख्याल से ये नेगोशिएशन के लीवर पोजीशन है जिसको दोनों साइड किस तरीके से प्ले करती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। Oh well, absolutely. और ये लॉन्ग ड्रॉन है और बाजार को लगता है कि अब ये बहुत लंबा चलने वाला है। मिसेस राणा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम चीज़ों पर बात भी करने के